चलिए हम लोग स्टडी फ्लो डिवाइसेस के वर्क के बारे में चर्चा करते हैं आगे, और ख़ास तौर पे कंप्रेसर वर्क के बारे में बात करते हैं। और प्रश्न ये है कि इसको कैसे मिनिमाइज़ करें कंप्रेसर वर्क को। तो कंप्रेसर वर्क में आप वीडीपी का इंटीग्रल तो आपने देखा ही है कि ये एक्सप्रेशन होता है, और इसमें हम लोग मानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का इन जनरल जो कंट्रोल वॉल्यूम का है वो चेंज नहीं होता है। अब इसमें अगर आप इस पर्टिकुलर वर्क जो रिक्वायर्ड है, इसको हम लोगों ने माना है कि ये रिवर्सिबल है, तो नेचुरली आपको ये कंडीशन तो हमने ली है कि इसके अलावा भी आप चाहे तो इसको और मिनिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे? वो आपके जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है उसको आप कम करके, और वो तब कम होगी किसी भी, अगर कंप्रेसर की बात करें तो गैस की बात करें तो जब टेम्परेचर उसका कम होगा। तो टेम्परेचर नॉर्मली कंप्रेसर में करने की कोशिश करते हैं, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, अब 3 तरह के प्रोसेस जो है वो देखते हैं कि किस किस पर्टिकुलर केस में, कौन से केस में आपका कंप्रेसर वर्क सबसे कम होगा। तो पहला लेते हैं कि एसेंट्रोपिक प्रोसेस, जिसमें कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, जो कि हमने मान कर चला हुआ है। इन जनरल जो स्टेडी फ्लो है उसको हम लोग एडियाबैटिक कंडीशन में ही हम लोग ऑपरेट करना चाहेंगे, और रिवर्सिबल हम मान के चल रहे हैं। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल मतलब एंट्रोपी है उसका कांस्टेंट, तो एसेंट्रोपिक प्रोसेस हो गया। ऐसे केस में आपका फॉर द गैस जो है, आइडियल गैस सिस्टम में जो हम लोग कंसिडर किए हुए हैं, उसमें आपको PV⁴ जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और K क्या है, CP/CV। अब इसको अगर आप लेते हैं और इसको प्लग इन करते हैं तो आप निकाल सकते हैं कि भाई कंप्रेसर का जो वर्क है वो ये रहेगा, जो आपको यहाँ पे ये दिख रहा है कि नहीं। तो इसको अगर पीवी डायग्राम में अगर प्लॉट करें तो एसेंट्रोपिक प्रोसेस जो है वो ये निकल के आता है, ये यहाँ से प्रेशर 1 से प्रेशर 2 पे, ठीक है। अब दूसरा है पॉलीट्रॉपिक, जो एक नॉर्मली एक कंप्रेसिव प्रोसेस है, और इसमें n जो है वो नॉर्मली हम लोग जो है n जो है वो k से कम और 1 से ज़्यादा होता है। ऐसे अगर आप लेते हैं तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है, और जो कि करीबन ये मान के चलिए कि ये वाली लाइन हो गई, ये वाली है ना, ये वाली लाइन जो है आपकी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गई। और आप मान के चले कि तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो है लाइन, ये कर्व जो है ये दिखता है, और अगर हम n=1 कर दें तो ये PV कांस्टेंट है, जो कि आपका एक आइसोथर्मल है, क्योंकि PV=nRT और T कांस्टेंट है, तो PV आपका कांस्टेंट है, ये आइसोथर्मल हो गया। इस केस में आपका ये निकल के आता है, और इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये निकल के आएगा, ये आपका आइसोथर्मल है ना। पहले केस में आइसोट्रॉपिक में कोई एसेंट्रोपिक में कोई कूलिंग नहीं है, नो कूलिंग, ठीक है। और इसमें थोड़ा सम कूलिंग होगा, कुछ ना कुछ कूलिंग तो होगा, ठीक है। इस केस में टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत हीट निकालना, कंटिन्यूसली आपको हीट निकालना पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा कूलिंग यहाँ निकल के आती है। और इसका अगर आप देखें तो इसका एरिया, चूँकि एरिया अंडर द कर्व जो है वो ये रहेगा, वो सबसे कम होगा। तो देखा जाए तो एडियाबैटिक का कंप्रेशन पे जो PV=K जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, इसमें सबसे ज़्यादा वर्क रिक्वायर्ड है, और आइसोथर्मल जो कंप्रेशन है उसमें सबसे कम रिक्वायर्ड है, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपकी कूलिंग है। तो प्रैक्टिकल जो एक प्रैक्टिकल वे जो है कंप्रेसर का वर्क को कम करने का, वो बेसिकली आपका कूलिंग यूज़ करना ज़्यादा ही वैल्यूबल रहेगा और प्रैक्टिकल रहेगा। और क्योंकि आप चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, एसेंट्रोपिक का मतलब ये तो आइडियल सिनेरियो है, कभी भी आप 100% आप रिमूव नहीं कर सकते हैं इरिवर्सिबिलिटी को। तो इसीलिए आमतौर पे जो कंप्रेसर है उसमें कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, वो कूलर यूज़ होता है टेम्परेचर को कम करने के लिए, जिससे कि उसका वर्क इनपुट जो है उसका कम हो सके। तो ये प्रैक्टिकल वे ऑफ मैनेजिंग है ये सिस्टम को। तो ये तो समझ में आया अभी इस चर्चा से कि गैस को कूल करना जब कंप्रेस कर रहे हैं तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिससे कि आपका जो वर्क इनपुट है कंप्रेसर का वो कम हो सके। इसीलिए मल्टी स्टेज कंप्रेशन जो है विथ इंटरकूलिंग जो है वो आमतौर से यूज़ किया जाता है। और
इसमें एक एग्जांपल के माध्यम से कह रहे हैं कि जैसे कि इसमें दो स्टेज है आपका स्टेडी फ्लो कंप्रेशन प्रोसेस में, जिसमें कि कंप्रेशन आपका जो हो रहा है P1 से P2 के बीच में। सो पहला स्टेज में आपका कंप्रेशन हुआ PX के बीच, उसके बाद PX से जो है कांस्टेंट प्रेशर पे वो टेम्परेचर कूल हो गया, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा, उसके बाद वापस से कूल होकर T1 पे आ गया, फिर से कंप्रेशन हुआ PX से लेकर P2 पे। ठीक है, तो ये दो स्टेज आपका हो गया, तो ये पहला स्टेज हो गया, ये दूसरा स्टेज हो गया। ठीक है, अब इसका आप निकाल सकते हैं वर्क, टोटल वर्क क्या होगा W1 प्लस W2। अब उसके बाद आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या PX जो इंटरमीडिएट प्रेशर जो है आ रहा है वो क्या होना चाहिए, जिससे कि आपका वो टोटल वर्क, अगर मल्टी स्टेज कंप्रेशन जो कर रहे हैं आप इंटरकूलिंग के माध्यम से, वो कितना होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए अगर एक्सप्रेशन निकाले तो W कंप्रेसर इन इज इक्वल टू W कंप्रेसर इन 1, जो पहला वाला है, और दूसरा ये, और ये एक्सप्रेशन जो है आप चूँकि ये इसको आप वैसे निकाल सकते हैं जैसे कि आपने VDP किया हुआ है, उसी माध्यम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन आपने यूज़ किया हुआ है पॉलीट्रॉपिक वाला, सेम एक्सप्रेशन अगर आप यूज़ करें यहाँ पे, ठीक है, तो पॉलीट्रॉपिक में ये वाला एक्सप्रेशन में केवल हमने P2 की जगह PX कर दिया है, और P1 की जगह इस केस में जब 2 है तो PX है इसमें, तो ये आपके दोनों वर्क के एक्सप्रेशन है 1 और 2 पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपके, लेकिन इंटरकूलिंग है, दोनों के प्रेशर्स अलग अलग है। अब इसको आप चाहे तो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसको चाहे तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं PX के विथ रिस्पेक्ट टू PX, और फिर आप ये निकाल सकते हैं कि किस पर्टिकुलर PX पे ये वर्क आपका मिनिमम होगा। और आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करके निकालते हैं इन जनरल आपको W जो कंप्रेसर इन मिनिमम के लिए, तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है ये, और ये कहता है कि भाई ये जो रेशियो है, दो स्टेज का रेशियो प्रेशर PX बाई P1, ये बराबर होना चाहिए P2 बाई PX का। तो प्रेशर रेशियो जो है अक्रॉस द स्टेज जो है वो सेम होना चाहिए। ओके, तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। स्पेसिफिकली अब हम लोग बात करेंगे अब कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी का, जो कि स्टेडी फ्लो डिवाइसेस के बारे में है। जब हम लोगों ने डिस्कस किया था हीट इंजन के बारे में, तो एक साइक्लिक डिवाइस है, तो इसके लिए हम लोगों ने कार्नोट साइकिल का यूज़ किया था, जो उसको हमने मॉडल सिस्टम बनाया, और उसी के हिसाब से हम लोग कोशिश ये कर रहे थे कि कोई भी इंजन बने जो कि करीबन उस तक उतना पहुंच जाए उसकी एफिशिएंसी जितना कि आपकी एक आइडियल साइकिल है। इसी तरह जो ये फ्लो डिवाइसेस हैं, ये फ्लो डिवाइसेस खासतौर पे एडियाबैटिक कंडीशन के लिए बनाया जाता है, तो नॉर्मली वो उसी हिसाब से ऑपरेट करता है। तो इसका जो फ्लो डिवाइसेस के लिए एक आइडियल मॉडल क्या है, जो मॉडल प्रोसेस क्या होगा, तो चूँकि हम लोग बना रहे हैं ये एडियाबैटिक कंडीशन के लिए, तो रिवर्सिबल एक आइडियल सिनेरियो भी है। तो एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशन जो है वो कुछ नहीं, बस एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आइसेंट्रोपिक अगर सिस्टम ले लेते हैं तो वो आपका एक मॉडल सिस्टम बन जाता है। अब आप कोई भी डिवाइस बनाइए फ्लो डिवाइसेस, तो उसके हिसाब से आप आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो है कितना आप उसके रिलेटिवली पहुंच सकते हैं, तो वो आपका एक्चुअल एफिशिएंसी होगी। तो एक आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस एक आइडियल सिस्टम हो गया, और जो आपका डिवाइस है, एक्चुअल डिवाइस है, वो कितना उसके पास पहुंच सकता है, वो आपका एफिशिएंसी होगी। तो जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में तो कोई इरिवर्सिबिलिटी नहीं है, और तो वो आइडियल की तरह समझते हैं। तो अब ये है कि अगर हमें निकालना है कि आप कितने क्लोज हैं जो आपके प्रोसेस है, तो एक उसके लिए हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन जो है वो बेसिकली एक पैरामीटर के लिए है, जो कि हमें डिफाइन करेगा कि मेजर है कि वो आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक एफिशिएंसी उसकी कितनी है, और वो कितना क्लोज है आपके आइडियल सिस्टम से। जितना पास होगा उसके, उतना अच्छा आपका डिवाइस परफॉर्म करेगा। तो एक तरह से यही है। तो हमारी तो इच्छा यही है कि होगी एज अ डिवाइस बनाने में कि जितना क्लोज होगा आइडियल का उतना ही होगा। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो डेफिनेशन वो वैरी करती है, वो इसलिए वैरी करेगी कि हर डिवाइस का जो है पर्पस अलग अलग होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब चर्चा करते हैं
टरबाइन के बारे में, टरबाइन का अगर कंसिडर करें इसमें, ये तो आइडियल सिनेरियो ये होगा जो कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल है, ये हो गया आइडियल मॉडल। और एक्चुअल क्या होगा कि इसमें कुछ ना कुछ रिवर्सिबिलिटी होगी। अब ये क्वेश्चन होता है कि हम ये कैसे पता करें कि ये एक्चुअल डिवाइस कितना एफिशिएंट है या कितना क्लोज है आप आइडियल के। तो ये आपका एक प्लॉट दिया हुआ है एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी। ये चूँकि प्रेशर जो है ये कम होता है आपका स्टीम में, फॉर एग्जांपल वो एक्सपैंड करेगा, थोड़ा सा तो प्रेशर कम होगा, इनफैक्ट काफ़ी होना चाहिए, जिससे कि आपको बाकी जो चेंजेस हैं एंथैल्पी के वो आपके वर्क के फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए। तो P2 अगर आप ये लेते हैं, P1 सॉरी ये लेते हैं जो इनपुट कंडीशन है, तो ये यहाँ 1 अगर है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंथैल्पी है, ये आपका अगर आइडियल है तो इन एसिन्ट्रोपिक प्रोसेस होगा, वो सीधा वर्टिकली आप ड्रॉप करेगा और ये लो प्रेशर पे एग्जिट कर जाएगा। तो इसका जो डिफरेंस है एक्चुअल जो वर्क करेगा वो डिफरेंस जो है वो ये होगा, ये जो आपको WS दिख रहा है। और अगर एक्चुअल है तो क्या है, वो डिविएट कर जाएगा क्योंकि एसिन्ट्रोपिक प्रोसेस नहीं होगा, कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी होगी। तो यहाँ से 1 से लेके ये डॉटेड लाइन जो दिख रहा है आपको, ये एक्चुअल प्रोसेस हो गया और ये 2A पे जाके लैंड करेगा। चूँकि इनलेट एंड आउटलेट कंडीशन तो फिक्स है, तो P2 पे तो लैंड करेगा। अब इसका जो एंथैल्पी चेंज है वो देखिए, तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये वर्क इसका WA है। और ध्यान दीजिए तो WA जो है वो कम है WS से, तो आपका वर्क जो है कम हो गया। क्यों? क्योंकि इरिवर्सिबल है। जो अगर आइडियल होता है तो मैक्सिमम वर्क हो जाता है, जो कि आपका WS है। तो अगर दोनों का रेशियो लिया जाए तो आपका निकल के आएगा कि एक्चुअल वर्क WA और आइसेंट्रोपिक जो टर्बाइन वर्क है WS, तो WA/WS आपका निकल के आता है ईटा। ये है आपका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी ऑफ टर्बाइन। और ईटा नेचुरली आपको समझ में आ रहा होगा, ये <1 होगा, है कि नहीं। तो इस तरह से आप इसके आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आप निकाल सकते हैं कि आपको जो एक्चुअल है डिवाइडेड बाय जो आइडियल है की बात करते हैं, ठीक है। अब इसी को आप एंथैल्पी चेंज के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, H1 - H2A जो आपका एक्चुअल 2 है और डिवाइडेड बाय H1 - H2S जो कि आइसेंट्रोपिक कंडीशन पे आपका निकल के आता है, जो एंथैल्पी एग्जिट कंडीशन पे। और हमने ये माना है कि भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंसेस 0 है। अब एक एग्जांपल के माध्यम से इसके बारे में समझते हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। टेबल्स हैं और जो इफ़िशिएंसी का डेफिनेशन आपको दी हुई है। तो यहाँ पे एक स्टीम है जो एंटर कर रहा है टरबाइन में इस कंडीशन पे, और जो बाहर निकल रहा है इस कंडीशन पे, और 2 मेगावाट जो है इसकी वर्क टोटल आउटपुट है। अब निकालना क्या है कि आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी जो है टरबाइन की कितनी है, और मास फ्लो रेट ऑफ द स्टीम जो है वो टरबाइन में जो फ्लो कर रहा है मास फ्लो रेट वो कितना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये प्रश्न है, इसको अभी करना है, सॉल्व करेंगे। और मैंने क्या किया है कि कुछ टेबल्स मैंने पहले से ही यहाँ पे लगा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। एक ये तो टेबल A6 है, तो एक तो हमने ये किया है, और दूसरा टेबल हमने A5 का यहाँ पे रखा हुआ है जो कि टेक्स्ट बुक से लिया गया है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। ईटा टरबाइन निकालने के लिए इसके लिए आपको H1 - H2A एक्चुअल जो ईटा हो गया टरबाइन का H1 - H2A एक्चुअल जो एग्जिट कंडीशन पे, और H1 - H2S जब आइसेंट्रोपिक कंडीशंस है, मतलब आइडियल कंडीशन। अब हमें ये H1 यहाँ से मिल जाएगा, और यहाँ से हमें दो चीज़ निकालनी है। एक तो H2A निकालनी है जो कि एक्चुअल कंडीशन पे है, और H2S निकालनी है जब हम S2 = S1 मान के चले, ठीक है। तो अब ये निकालने के लिए पहला जो H1 निकालना है, तो उसके लिए हमें स्टेट कंडीशंस पता करना पड़ेगा, जो कि P1 और T1 ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये 3 मेगापास्कल और 400 डिग्री सेल्सियस है, और 3 मेगापास्कल का मैं सुपर हीटेड कंडीशन टेबल निकाला है मैंने। तो ये 3 मेगापास्कल पे 400 अगर देखें तो आपके पास ये टेबल निकल के आता है। और इसमें जो आपको ये दिख रहा है, ये है आपका V पहला जो कॉलम है, दूसरा है इंटरनल एनर्जी, तीसरा है आपका एंथैल्पी। तो कहने का मतलब ये है कि H1 हमें 3231.7 किलो जूल्स पर kg है,
अब इसी से आप निकाल सकते हैं S1 भी, क्योंकि S1 आपका ये है लास्ट वाला कॉलम। तो 6.9235 किलो जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो ये हो गया आपका स्टेट 1। ठीक है, अब हम लोग कंसिडर करते हैं स्टेट 2 जो एक्चुअल है। एक्चुअल आपको दिया हुआ है 50 किलो पास्कल और 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने टेबल A6 देखा, इसका मैंने देखा कि ये वाला कॉलम जो है जिसमें कि P = 0.05 मेगा पास्कल मतलब 50 किलो पास्कल, ये इस पे 100 डिग्री सेल्सियस का जो कि ये दिखा रहा है ये सुपर हीटेड है। इस पे आप निकालेंगे इसका इंथैल्पी, जो कि आपको H2A में इंटरेस्ट है। तो ये निकल के आता है ये डेटा। तो H2A निकल आया 2682.4 किलो जूल्स पर केजी। ठीक है, तो ये तो आराम से निकल गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें स्टेट 2S, क्योंकि अभी ये तो स्टेट 2 है, स्टेट 2S निकालना है तो कैसे निकालें। ठीक है, तो ये तो समझ में आया कि ये 2A जो है वो यहाँ पे है, जैसे कि ये 3 था, 3 मेगा पास्कल 1 था, यहाँ पे था, यहाँ से ये 2A ये निकल के आया। ये एक्चुअल प्रोसेस है वो लैंड किया सुपर हीटेड 50 किलो पास्कल के ऐसोबा में लैंड किया है। बट 2S जो है क्या ये 2 फेज सिस्टम में है या ये यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन चूँकि हमें निकालना है तो पता करते हैं कि कैसे ये कहाँ निकल के आता है। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रेशर तो सेम है। 2S का जो प्रेशर है वो 50 किलो पास्कल है। ठीक है, टेम्परेचर आइसेंट्रोपिक में पता नहीं होगा, इसलिए हम लोग, क्योंकि हमें केवल कंडीशन पता है कि भाई S2 जो है S जब वो S1 निकल के आता है, क्योंकि हमने ये कंडीशन डाला हुआ है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक कंडीशंस है कि नहीं। तो इसको बहुत ध्यान से समझना है कि ये स्टेट 2S जो है ये आइसेंट्रोपिक है, इसमें वो S2 = S1 है, और यही चीज़ हमने यहाँ लगाया है। अब ये कंडीशन मतलब आपको देखनी है कि भाई ये S2 जो S1 है जो कि 6.9235 है, ये कहाँ लैंड करती है 50 किलो पास्कल पे। तो 50 किलो पास्कल पे ध्यान दिया जाए कि इसका सैचुरेशन पे जो है 7, क्योंकि इंट्रॉपी ये देखिए इंट्रॉपी ये ज़्यादा है, सुपर हीटेड के ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये सुपर हीटेड तो नहीं है। तो अगर हम लोग 50 किलो पास्कल का हम लोग टेबल A5 देखें तो ये यहाँ निकल के आता है। और फिर इसका एंट्रोपी का दोनों देखें HF और HG, तो HF ये है, सॉरी HF ये है और HG ये है, और हमारी जो वैल्यू है S1 वो है 6.9, मतलब 6.9 जो है आपकी 235 6.9235 की यूनिट है आपकी किलो जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो ये इसके और इसके बीच में लाई करती है। देखिए नोटिस कीजिएगा ये अगर आप लेते हैं अगर 50 किलो पास्कल पे, तो ये सुपर हीटेड कंडीशन पे ये इससे भी कम थी, ये वाली जो S1 है वो इससे भी कम है, जो कि सैचुरेशन कंडीशन पे सुपर हीटर से डेफिनेटली कम है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो 2 फेज़ रीजन में जो हमने देखा फिर 50 किलो पास्कल का ये वाला देखा टेबल A5, तो यहाँ पे आपको निकल के आता है कि ये जो है वो दोनों के बीच में बीच में पड़ती है। तो S1 जो है वो, या S1 = S2S जो है वो निकल के आ रहा है कि S फ्लूइड से और SG से नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये जो आइसेंट्रोपिक स्टेट 2 है मान के जो चल रहे हैं वो निकल के आता है 2 फेज़ में। तो इससे आप क्वालिटी निकाल सकते हैं। तो क्वालिटी निकालने के लिए आपको X2S करना पड़ेगा, जो कि मतलब बेसिकली हम लोग चाह रहे हैं S2, लेकिन हमने S लगा दिया यहाँ पे क्योंकि आइसेंट्रोपिक मान के चल रहे हैं, तो ये आइडेंटिफाई कर रहा है। और ये निकल के आएगा आपका S2S - SF / SFG। ठीक है, तो S2S क्या है, ये तो S1 है। SF क्या है, ये हो गया आपका SF, और SFG क्या है जो कि डिफरेंस है वो जो 6.5 ये SFG है। तो हम अगर इंसर्ट करें ये वैल्यू तो ये निकल के आती है 6.9235 - 1.0912
डिवाइड बाई 6.5019 जो कि निकल के आया 0.897। तो इसका मतलब ये है कि ये क्लोज टू वेपर है बट है टू फेज रीजन में, और यही आपका दिखा रहा है ये डायग्राम में कि ये यहाँ पे निकल के आया। तो ये आपका आ गया 2S सिस्टम। अब आपके पास X2 भी मिल गया है, इसका मतलब कि आप H2S भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो इसी लाइन से, इसी जो रो से आप वैल्यू डाले तो आपको HF की वैल्यू मिल जाएगी। ये आपका HF है और ये आपका HFG है। इसको आप इंसर्ट करें तो इस इक्वेशन में तो आपको निकल के आएगा 2407.9 किलो जूल्स पर केजी। तो ईटा आप निकल के आएगा आपको। आप ये सब वैल्यूज़ जो हैं H2S, H1, H2 आप जब वापस उस इक्वेशन में डालेंगे तो ये निकल के आएगा वैल्यू 0.667 जो कि 66.7% है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये मास फ्लो रेट जो है स्टीम का कितना है। तो इसको निकालने के लिए आप एनर्जी बैलेंस लगाएंगे जो कि आपका ई इन इक्वल टू ई आउट है, क्योंकि ये स्टडी है, फ्लो सिस्टम है। और ई इन क्या है, एम डॉट H1, ई आउट क्या है आपका एम डॉट H2 प्लस जो वर्क आउट हो रहा है कि नहीं। और वर्क आउट जो है आपको जो एक्चुअल, इसमें हम लोग बात कर रहे हैं एक्चुअल की, तो ये निकल के आएगा इसको फिर इसको रीअरेंज करते हैं, एम डॉट H1 माइनस H2 ये है आपका W आउट। तो ये निकल के आया W आउट। और W आउट जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ है आपको, ये आपको 2 मेगावाट दी हुई है, तो ये आपका 2 मेगावाट है। तो यहाँ और H1 माइनस H2 आपको दी हुई है जो कि, तो ये आपका जो है W डॉट आउट जो है 2 मेगा पास्कल है, जो कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मेगावाट 2 मेगावाट है, और ये 1000 किलो जूल्स पर सेकंड जो है 1 मेगावाट होता है। तो इसे आप रीअरेंज कर सकते हैं। और H1 और H2 आपको पता है, H2 इसमें 2A लेंगे, एक्चुअल लेंगे, तो ये निकल के आएगा एम डॉट जो है वो 2 टाइम्स 1000 किलो जूल्स पर सेकंड डिवाइडेड बाई H1 माइनस H2A। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप जब डालेंगे इसमें तो ये निकल के आएगा आपकी वैल्यू 3.64 kg पर सेकंड। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। टेबल यूज़ किया, बेसिक एक्सप्रेशंस यूज़ किए एफिशिएंसी के, और फिर हमने एनर्जी बैलेंस यूज़ किया। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इस पर हम लोग डिस्कस करते हैं कंप्रेसर और पंप का। और तो अगर केवल कंप्रेसर की बात करें तो कंप्रेसर का जो वर्क है उसमें वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर जो इनलेट है वो नीचे कम होता है और प्रेशर जो एग्ज़िट है वो ज़्यादा होगा। तो ये एग्जांपल है, ये अगेन इसमें एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी है। ये इनिशियल पॉइंट है, और जब आइसेंट्रोपिक कंडीशन लेते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन होगा वर्टिकल, जो कि ये लैंड करेगा आपका P2 पे, और जो एक्चुअल होगा वो ज़्यादा दूर जाएगा और ऊपर की तरफ जाएगा 2A पे, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी की वजह से आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा उस प्रेशर को अचीव करने के लिए। अब इसका जो एरिया अंडर द कर्व देखिए, तो ये वाला जो है ये आपका WA है, ये ज़्यादा वर्क है कर रहा है जो एक्चुअल है, और ये आइसेंट्रोपिक कंडीशन पे ये WS कम है, इसलिए ईटा जो है इसका WS डिवाइडेड बाय WA होगा इसमें। ठीक है, क्योंकि ये लेस देन 1 होगा तो एक्चुअली ये WS कम होगा और WA ज़्यादा होगा। और इसको भी आप चाहे तो इसे कंप्रेसर के है तो आप इसे गैस फॉर्म में आराम से आप H2S माइनस H1 जो कि एक्चुअल जो कि आइसेंट्रोपिक है, और ये वाला जो है एक्चुअल है, तो डेल्टा H के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जब पंप ले यूज़ करते हैं तो आप WS को सिंपल V डेल्टा P यूज़ कर सकते हैं पंप के फॉर्म में, क्योंकि वो आइसेंट्रोपिक है। तो ऐसे केस में आप उसे एज्यूम कर सकते हैं कि कांस्टेंट है, आराम से आप VdP निकाल सकते हैं डेल्टा P की तरफ पे। और जो एक्चुअल निकालना है तो इसमें आपको H2A माइनस H1 यूज़ करना पड़ेगा। जैसे हमने कहा कि कंप्रेसर को आमतौर पे हम लोग कूल करते हैं जिससे कि उसका मिनिमाइज़ कर सके उसका वर्क को, इसीलिए कई बार ये जो एफिशिएंसी है वो
नॉन एडियाबैटिक केस के में नहीं होता था, क्योंकि ये एफिशिएंसी जो है वो आइसेंट्रोपिक के केस में ही है, जिसमें कि एडियाबैटिक है और रिवर्सिबल की बात कर रहे हैं। और जब आपका एडियाबैटिक ही नहीं है तो ये एक्सप्रेशन यूज़ नहीं होगा। ऐसे केस में जैसे कि नॉन एडियाबैटिक है, जिसमें कि आपको जैसे कि कांस्टेंट टेम्परेचर, जहाँ पे हीट कंटिन्यूसली या तो कूल कर रहे हैं तो हीट जो है वो एक्सट्रैक्ट होता है, या कूलिंग वाटर यूज़ कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, ऐसे केस में आपका ईटा जो है वो डब्ल्यू टी डिवाइडेड बाई डब्ल्यू ए होगा, और जिसमें कि डब्ल्यू टी जो है वो आपका वर्क इनपुट है रिवर्सिबल आइसोथर्म के लिए। ठीक है, तो ये हो गया टोटल वर्क जो कर रहे हैं। कंडीशन है ये कि रिवर्सिबल आइसोथर्म, मतलब टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं बट रिवर्सिबल है, और ऑफ कोर्स डिवाइडेड बाय डब्ल्यू ए मतलब एक्चुअल कंडीशन। तो ऐसे केस में आपको ये यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और एक एग्जांपल हम लोग करेंगे नहीं, बट जस्ट दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से प्रॉब्लम्स इस तरफ से आ सकती हैं। और जैसे कि हम लोगों ने टरबाइन में किया था, वैसे ही आपको अगर गैस फॉर्म में है तो गैस के टेबल्स को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपका ये एयर कंप्रेसर है, जिसमें कि इनलेट कंडीशन ये है और आउटलेट कंडीशन जो प्रेशर दी हुई है, और इसका स्टेडी फ्लो रेट दी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, अगर इसका आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी आपको 80% दी हुई है, मतलब ईटा सी आपको 0.8 है, तो तो आपको अगर ये दी हुई है आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी, तो एग्जिट टेम्परेचर क्या है, मतलब T2 क्या है, और इसका टोटल वर्क जो इनपुट है वो क्या है। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए आपको ऑफ कोर्स ये ईटा सी निकाल सकते हैं। इस ईटा सी जो होगा वो H2S माइनस H1 डिवाइडेड बाई H2A माइनस H1 होगा। एक्चुअल जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा टेम्परेचर पे होगा, और 2S जो है वो कम टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर मतलब ज़्यादा वर्क। तो ये अगर इनिशियल कंडीशन है 1, जो कि 12 डिग्री सेल्सियस पे था, जो 285 पे, तो ये कंडीशन अगर टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी लगाते हैं तो इस तरह से आपको दिखेगा ग्राफिकल फॉर्म में कि 100 किलो पास्कल से 800 किलो पास्कल के लिए स्ट्रेट लाइन है, ये आइसेंट्रोपिक कंडीशन हो गया, और ये जो डैश लाइन है ये एक्चुअल है। ठीक है, तो ये आपको ईटा निकालना, ईटा से आप बेसिक डेफिनेशन तो ये है। दूसरा ये है कि आपको टेबल यूज़ करना पड़ेगा, जो एयर का टेबल है, और तीसरा ये कि आपको फिर एनर्जी बैलेंस यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस अगर यूज़ करें तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क आपने जो किया है वो सिंपल सा m डॉट मल्टीप्लाइड बाई एंथैल्पी चेंज हो गया। इसमें मैंने a यूज़ किया हुआ है, एक्चुअल हुआ, तो आपको एंथैल्पी जो एक्चुअल है वो निकालना पड़ेगा, और H2S और H का जो रिलेशन है वो आपको एयर के टेबल जैसे A17 से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, आपको टेम्परेचर से आपको एंथैल्पी मिल जाएगी, और वहीं इसी तरह से आपको जो प्रेशर रिलेशन से भी आपको एंथैल्पी कंडीशंस बाद में मिल सकते हैं, ये आपको सॉल्व कर सकते हैं। और एग्जांपल जो है वो बुक का है, सो आप डायरेक्टली को देख सकते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है। बट ये प्रॉब्लम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखा जाए तो फंडामेंटली जो टर्बाइन का है, तो इसलिए आप इसे आराम से घर पे ये कर सकते हैं। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और केवल अब ये लास्ट प्रॉब्लम होगा जो हम लोग लेंगे इस लेक्चर में, जो ये नोज़ल के बारे में है। नोज़ल एक बहुत ही कॉमन जो डिवाइस है, जो स्टडी फ्लो डिवाइस है, और इसमें बेसिकली काइनेटिक एनर्जी चेंजेस होते हैं। तो इसका पर्पस ही ये होता है कि आप कैसे फ्लूइड के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करें। तो इसलिए इसका जो आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी है वो जो एक्चुअल नोज़ल का काइनेटिक एनर्जी जो एग्जिट में निकल के आ रहा है, और डिवाइडेड बाय जो आइसेंट्रोपिक कंडीशन पे निकल के आ रहा है। इसमें ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है H वर्सेस S, इसमें आप नोटिस कर सकते हैं कि प्रेशर
जो है इनिशियली 1 पे था और प्रेशर जो है वो जो एग्ज़िट पे कम होगा, तो वही जो फ्लो वर्क है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। और ये आपका जो दिया हुआ है इसमें, तो ईटा आपका एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी जो नोज़ल का है एग्ज़िट में, और उसका उसका रेशियो जो है वो एसिंट्रोपिक काइनेटिक एनर्जी जो है मान के उसको कहते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि ये आपका P1 जो इनिशियल इनलेट है, और जब ये एक्सपैंड, जब ये नोजल से एग्ज़िट करता है तो लो प्रेशर पे करता है, और इसी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो चेंज होती है, बढ़ती है। बट एक्चुअल प्रोसेस में जो है ये अगर नोटिस करें तो ये डिवेट करता है एसिंट्रोपिक पे, तो इसका जो इसका इंथाल्पी, जो फाइनल इंथाल्पी है एक्चुअल की कंडीशन में, वो थोड़ा कम होती है। तो फ्लो में नॉर्मली जो नोज़ल में नॉर्मली वर्क नहीं होता है, तो आप इसको बैलेंस कर सकते हैं एनर्जी बैलेंस में कि H1 जो इनिशियल है जो इक्वल टू H2 जो एक्चुअल प्लस जो भी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अगर मान के चले कि इनलेट काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऐसे केस में आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके आप ईटा जो नोज़ल का निकाल सकते हैं, जो कि H1 माइनस H2A हो जाएगा, जो कि एक्चुअल नोज़ल का है। और ये जो है जो डिनोमिनेटर में है वो H1 माइनस H2S, ये निकल के आएगा आइसेंट्रोपिक का, ठीक है। तो ये इसको हमने, चूँकि ये डिफरेंस जो है ये बताता भी है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो सिंपली सी डेल्टा H है, जो कि ये दिखा रहा है इसमें। ये आपका एक्चुअल हो गया, ये आपका आइसेंट्रोपिक कंडीशन में है। तो इन जनरल क्या होगा कि एयर, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप माध्यम से समझे कि एग्जांपल के माध्यम से समझे कि 950 केल्विन पे अगर एयर आ रहा है, तो एक्चुअल अगर नोज़ल है तो इसकी जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा एसिंट्रोपिक कंडीशन से, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से, और इसी वजह से इसकी स्पीड भी जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी आइसेंट्रोपिक कंडीशन से, ठीक है। अब इसे को एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। इसमें हम लोग तो एग्जांपल करेंगे। तो आपके पास है एयर जो है वो 200 किलो पास्कल, 950 केल्विन, और हम इनिशियली मान रहे हैं कि वेलोसिटी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है फाइनल वेलोसिटी से, जो एग्जिट वेलोसिटी से। एयर नोजल का जो है एफिशिएंसी 0.92 है, और फाइनल जो प्रेशर दिया हुआ है एग्जिट कंडीशन पे वो है 110 किलो पास्कल। हमें निकालना है मैक्सिमल पॉसिबल एग्जिट वेलोसिटी, मतलब V2 निकालना है मैक्सिमल, मतलब आइसेंट्रोपिक कंडीशन पे, और द एग्जिट टेम्परेचर एंड द एक्चुअल एग्जिट वेलोसिटी, मतलब कि एग्जिट टेम्परेचर में निकालना है हमें T2 निकालना है, V2 निकालना है जो कि मतलब मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम तभी होगा जब आइसेंट्रोपिक कंडीशन पे होगा, और हमें निकालना है V2A निकालना है, ठीक है। इसमें एज्यूम कर रहे हैं कि कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी दी हुई है। अब इसको थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको इसको समझने के लिए हमें बेसिक जो फॉर्मूला और जो हमने डिराइव किया था आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, एयर के लिए, उसको हमें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे, क्योंकि अगर आप मैक्सिमम एग्जिट वेलोसिटी बात कर रहे हैं तो ये सिस्टम जो है आपका जो नोज़ल है, डिवाइस है, ये तो एक स्टेडी फ्लो है, बट इसमें रिवर्सिबिलिटी ज़ीरो होना चाहिए, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंडीशन है में, ठीक है। तो ये एडियाबैटिक तो कह ही रहा है, लेकिन रिवर्सिबल मान के चलेंगे तो जाके ये आपका मैक्सिमम पॉसिबल एग्जिट आएगा। तो उस कंडीशन में आइसेंट्रोपिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं, तो आपका एक रिलेशन हम लोग निकाला था T2/T1, ओके। ये आएगा P2/P1, और ये आएगा K-1/K। नाउ K आपका जो है वो रेशियो है CP/CV। अब इसमें हम लोग कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट निकालेंगे, तो इसमें टेबल से भी निकाल सकते हैं। अब ये टेम्परेचर जो है वो 950 केल्विन जो है वो यूज़ किया गया है, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग ये भी है कि अब थोड़ा सा ट्रिक है इसमें कि क्योंकि हमें CP और CV निकालना है, मतलब K निकालना है, तो K निकालने के लिए हमें एग्जैक्टली हमें पता होना चाहिए कि उसको कंडीशन क्या है। तो T2 या T1 का एवरेज कैसे निकालें, क्योंकि नॉर्मली हम लोग लेंगे एवरेज ऑफ T1 प्लस TV2 का। तो अगर मान के चले कि भाई फाइनल टेम्परेचर करीबन 850 है, तो फिर चलिए मान के चलते हैं कि T एवरेज जो है वो 850 निकल के आता है, ठीक है, ये एज्यूम करते हैं।
तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो हम लोगों ने के जो वैल्यू निकाली है वो टेबल से निकाल सकते हैं। वो 1.34 निकल के आती है टेबल से, ठीक है। उसका सीपी स्पेसिफिक सीपी जो है वो निकल के आता है 1.11, और चूँकि सीवी और सीपी रिलेटेड है, सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, तो आप निकाल सकते हैं कि अब यहाँ से आपके पास T2/T1 और P2/P1, लेकिन ये है एसिंट्रोपिक कंडीशन के लिए, तो हम लोग T2s लिख देंगे और P2s लिख देंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये बता रहा है कि एसिंट्रोपिक प्रोसेस के लिए आपको लगाना है, तो ये आपका T2s यहाँ से निकल के आएगा, क्योंकि आपको T1 पता है और P2 तो खैर वो 110 है, चाहे वो एक्चुअल के लिए और एसिंट्रोपिक के लिए, दोनों के लिए P2 सेम है 110 किलो पास्कल। तो ये आपका 110 आ गया किलो पास्कल, ये आपके पास आ गया 200 किलो पास्कल, ये टेम्परेचर जो है वो 950 केल्विन, तो T2s निकल के आता है 814 केल्विन, ठीक है। तो अगर इसको वापस हम देखें तो टी एवरेज जो है निकल के आएगा 882 केल्विन। तो हमने एज्यूम किया था 850। नाउ डिफरेंस तो है आपको करीबन 30 डिग्री का, लेकिन इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करना है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसे रिपीट भी करते हैं तो चेंजेस जो हैं बहुत स्मॉल निकल के आते हैं। तो अगर आप ट्राई भी करेंगे तो जो चेंजेस है बहुत कम निकलेंगे, तो इसे हम अभी के लिए निगलेक्ट कर देंगे। हम एज्यूम करेंगे कि भाई यही टेम्परेचर है। और दूसरा है कि आपको निकालना है एग्जिट मैक्सिमम वेलोसिटी, तो उसके लिए हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लेते हैं, तो पर यूनिट मास में, तो ई इन इज इक्वल टू ई आउट, तो इसमें निकल के आएगा H1 प्लस V1 टू स्क्वायर इज इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर। अब इसमें ई आउट जो है उसमें हम ले लेंगे एसिंट्रोपिक कंडीशन, तो यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा, और ये भी एसिंट्रोपिक कंडीशन हो गया, यहाँ से आपको निकल के आ जाएगा V2s जो कि है आपका 2H1 माइनस H2s। ना ये जो है चूँकि ये गैस है, तो इसमें हम लोग ये भी ले सकते हैं कि ये आपका आ गया 2CP एवरेज T1 माइनस T2s। और CP एवरेज हमने ये ले लिया, जो हमने कहा था कि 850 केल्विन पे ये CP है, तो ये CP एवरेज आपका निकल के आएगा 1.11, ये इसकी यूनिट है किलो जूल्स पर केजी केल्विन। और T1 और T2 जो है अभी हमने लिखा 950, ये है 950, और T2 है T2s जो कि आ गया 814 केल्विन। तो ये आपको यूज़ करेंगे तो V2 निकल के आएगा, जो कि V2SO है, जो कि मैक्सिमम है 549 मीटर पर सेकेंड। और एक्चुअल निकालने के लिए, एक्चुअल जो टेम्परेचर निकालने के लिए आप सीधा ईटा यूज़ कीजिए, क्योंकि ईटा दिया हुआ है। तो ईटा आपका आ गया H1 माइनस H2a डिवाइडेड बाई H1 माइनस H2s, और ये आपको CP एवरेज T1 माइनस T2a डिवाइडेड बाई CP एवरेज T1 माइनस T2s, ओके। ये आपको दिया हुआ है 0.92। हमें मानेंगे कि ये CP में ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, तो इसलिए कैंसिल कर सकते हैं। तो ये निकल के आएगा 0.92, 950 माइनस T2a, और ये हो गया 950 माइनस 814 जो हमने निकाला T2s, और यहाँ से निकल के आया T2a आपकी 825 केल्विन, जो कि ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा एक्चुअल, तो 11 डिग्री ज़्यादा निकल के आता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे समझ भी सकते हैं कि टेम्परेचर जो है इरिवर्सिबल केस में ज़्यादा होगा, और ये ग्राफिकल फॉर्म में भी आप देख सकते हैं कि T2s के केस में टेम्परेचर T2s जो है वो कम है और T2a ज़्यादा है, ओके। तो आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया एसिंट्रोपिक प्रोसेस के पहली बात तो बारे में, और कैसे हम एसिंट्रोपिक डिवाइस को आइडल बना के उसकी एफिशिएंसी हम निकाल रहे हैं किसी भी फ्लो डिवाइस के। और आगे के लेक्चर में हम लोग इंट्रोपी बैलेंस के बारे में समझेंगे, कैसे उसको यूज़ करना है किसी इंट्रोपी के जनरेशन निकालने के लिए किसी सिस्टम में। तो फिर मुलाकात करेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।